हेलो क्लास। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और क्वेश्चंस इन विच वी हैव टू आंसर इन 30 वर्ड्स इन्हें स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपने चैप्टर गो थ्रू कर लिया है। ओके, आपने चैप्टर से रिलेटेड कुछ वीडियोस भी देख लिए हैं, तो आपको चैप्टर समझ में आता है कि रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट चैप्टर है क्या। तो यहाँ पर हम ज़्यादा डिस्कशन न करते हुए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एंड उसके क्या आंसर होंगे इन्हें डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर। ये जो आयरन ओर है ये किस टाइप का रिसोर्स है? रिन्यूएबल, बायोटिक, फ्लो या नॉन रिन्यूएबल। तो इसमें रिन्यूएबल मतलब ठीक है, जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं। ओके, बार बार हम उसको यूज़ कर सकते हैं। बायोटिक मीन्स फ्रॉम एनिमल और प्लांट नेचर होगा। फ्लो, अभी ये फ्लो कुछ ऐसा वर्ड है, ये रिसोर्स में इंक्लूड होता है नहीं होता है ये समझ में नहीं आता। और नॉन रिन्यूएबल है, जिसे हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो आयरन और किस तरह का रिसोर्स होगा? ओके, बताइए व्हाट इज़ आयरन ओर। तो इट इज़ नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि आयरन ओर जो है एक बार आप आयरन ओर को यूज़ करेंगे तो फिर बाद में वो उसकी लाइफ ख़त्म होने के बाद, उसके यूज़ हो जाने के बाद वी कैन नॉट यूज़ इट। सो आयरन ओर इज़ अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ये एक तरह से जैसे फॉसिल फ्यूल्स हम यूज़ करते हैं, यूज़ कर लिया फिर वापस से रिन्यू नहीं कर सकते, इसी तरह से आयरन ओर भी आप जैसे जैसे यूज़ करते जाएंगे वो ख़त्म होता जाता है। सेकेंड प्रॉब्लम यहाँ पर है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स कैन द टाइडल एनर्जी बी पुट। अब टाइडल एनर्जी मीन्स हाई टाइड लो टाइड की वजह से जो पानी के लेवल में डिफरेंस आता है सी में, ओके, वहाँ पर जो एनर्जी हमको मिलती है वो उसे किस कैटेगरी में रखेंगे? रिप्लेनिशेबल, अबायोटिक, ह्यूमन मेड या नॉन रिसाइकलेबल। तो यहाँ पर क्योंकि ये जो टाइडल एनर्जी है हर दिन हमको यूज़ करने मिलती है बिकॉज ऑफ दैट टाइड, तो इसे हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं? इसे हम रिप्लेनिशेबल कैटेगरी में रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो टाइडल एनर्जी है इट विल बी अ रिप्लेनिशेबल एनर्जी। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। पंजाब में जो लैंड डिग्रेडेशन हुआ उसका मेन कॉज क्या? इंटेंसिव कल्टिवेशन, डिफॉरेस्टेशन, ओवर इरिगेशन या ओवर ग्रेजिंग। ओके, सो व्हाट यू थिंक, जो लैंड डिग्रेड होता है, जो लैंड ख़राब होता है पंजाब में, उसका मेन कारण क्या है? क्या ये इंटेंसिव कल्टीवेशन है, डिफॉरेस्टेशन है, ओवर इरिगेशन है या ओवर ग्रेजिंग है? ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम पानी का यूज़ करते हैं लैंड पर और उसकी वजह से लैंड डिग्रेड होता है। ओके, तो दिस इज़ ओवर इरिगेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस्ड। अभी टेरेस कल्टीवेशन कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है? पंजाब, प्लेन ऑफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा या उत्तराखंड। तो टेरेस कल्टीवेशन कहाँ पर प्रैक्टिस किया जाएगा? जहाँ पर हिली एरिया होगी वहाँ पर प्रैक्टिस किया जाएगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है उत्तराखंड। जो टेरेस कल्टीवेशन है वो हम कहाँ पर करते हैं? उत्तराखंड में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ब्लैक सॉइल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड। ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में ब्लैक सॉइल मिलती है? जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र, राजस्थान या झारखंड। ओके, तो आपका जवाब सही है। इसका आंसर क्या होना चाहिए? महाराष्ट्र। इट इज़ महाराष्ट्र एंड विच द ब्लैक सॉइल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिनके आंसर हमें 30 वर्ड्स अप्रॉक्सीमेटली देने हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, नेम 3 स्टेट्स हैविंग ब्लैक सॉइल एंड द क्रॉप विच इज़ मेनली ग्रोन इन इट। तो मुझे बताना है 3 ऐसे स्टेट जहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है और ये बताना है कि उसमें मेनली किस क्रॉप को हम ग्रो करते हैं। सो आंसर क्योंकि 30 वर्ड में लिखना है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखेंगे तो आपके बहुत कम वर्ड्स में ये ख़त्म हो जाएगा, तो थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे। हम लिखेंगे द ब्लैक सॉइल आर ब्लैक इन कलर। ये तो पहला पॉइंट हो गया, द ब्लैक सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर। दीज आर ऑल्सो नोन एज
रेगर सॉइल। अब ये जो ब्लैक सॉइल है इनका एक और नाम है रेगर सॉइल। दिस सॉइल इज टिपिकल ऑफ डेक्कन ट्रैप रीजन स्प्रेड ओवर द नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू। ओके, तो ये जो सॉइल होती है ये सॉइल हमको बेसिकली कहाँ देखने मिलती है, तो डेक्कन ट्रैप रीजन में हमें देखने को मिलती है। दे कवर द प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंडेड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलॉन्ग द गोदावरी एंड कृष्णा वैली। तो यहाँ पर इन्होंने 3 स्टेट्स मुझे पूछे, तो 3 स्टेट्स हैं आपके, एक महाराष्ट्र हम कह सकते हैं, एक मध्य प्रदेश कह सकते हैं, एक छत्तीसगढ़ कह सकते हैं। ब्लैक सॉइल इज़ आइडियल फॉर ग्रोइंग द कॉटन। अब ब्लैक सॉइल में क्या ग्रो की जाती है, तो ब्लैक सॉइल में हम कॉटन को ग्रो करते हैं। मेन जो क्रॉप ग्रो होता है ब्लैक सॉइल में दैट इज कॉटन। ओके, तो एक बार वापस से रिपीट करते हैं। नेम 3 स्टेट्स हैविंग ब्लैक सॉइल एंड द क्रॉप विच इज मेनली ग्रोन इन इट। सो आंसर विल बी द ब्लैक सॉइल आर ब्लैक इन कलर, दीज आर ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल, दिस सॉइल इज typical of Deccan Trap region spread over northwest Deccan Plateau. They cover the plateau of Maharashtra, Saurashtra, Malwa, Madhya Pradesh and Chhattisgarh and extended in the southeast direction along the Godavari and Krishna Valley. And black soil is ideal for growing cotton. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द रिवर डेल्टाज ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट, गिव 3 मेन फीचर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉइल। अब ये बताना है मुझे कि जो रिवर डेल्टाज हैं, ईस्टर्न कोस्ट पे जो रिवर डेल्टाज हैं वहाँ पर हमें किस तरह की सॉइल मिलती है और उनके फीचर्स हमें एक्सप्लेन करने हैं। सो आंसर विल बी एलुवियल सॉइल इज फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, इज पर्टिकुलरली इन द डेल्टाज ऑफ महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी रिवर। तो यहाँ पर कौन से टाइप की सॉइल मिलती है हमें डेल्टा रीजन में, एलुवियल सॉइल मिलती है। तो एलुवियल सॉइल इज फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, इज पर्टिकुलरली इन द डेल्टाज ऑफ महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी रिवर। तो ये कुछ डेल्टा जो फॉर्म हुए हैं रिवर से, रिवर महानदी से, गोदावरी से, कृष्णा कावेरी से जो डेल्टाज फॉर्म हुए हैं, ये डेल्टाज में आपको एलुवियल सॉइल मिलती है। अब इनके मेन फीचर्स की बात कर लेते हैं। द मेन फीचर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉइल आर एज फॉलोज। पहला है द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शंस ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ओके, तो पहली पॉइंट ये होती है कि ये जो एलुवियल सॉइल है इसमें सैंड, सिल्ट और क्ले अलग अलग प्रोपोर्शन में पाए जाते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट है दीज सॉइल्स आर वेरी फर्टाइल ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी, रीजन्स ऑफ एलुवियल सॉइल इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। तो क्या होता है कि ये जो मिट्टी होती है, एलुवियल सॉइल होती है, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। सो दीज सॉइल्स आर वेरी फर्टाइल एंड ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी रीजन ऑफ एलुवियल सॉइल इज़ इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। तो इसी वजह से जहाँ पर भी एलुवियल सॉइल होती है वहाँ पर कल्टिवेशन बहुत ज़्यादा होता है, इंटेंसिवली कल्टिवेशन होता है एंड पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इट इज़ डेंसली पॉपुलेटेड। दिस सॉइल कंटेन एन एडिक्वेट proportion of potash, phosphoric acid and lime which are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereals and pulse crop. These soils contain adequate proportion of potash. अब क्योंकि इनमें काफ़ी मात्रा में पोटास, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम होता है जो कि शुगर केन, पैडी, वीट के ग्रो में काफ़ी हेल्प करता है, तो इसलिए यहाँ पर इस तरह के क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। क्या क्रॉप ग्रो किए जाते हैं मेनली, यहाँ पर हम ग्रो करते हैं शुगर केन, पैडी, वीट एंड अदर सीरियल्स एंड पल्सेस। ओके, सो अगेन द क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन रिवर डेल्टाज ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट, गिव 3 मेन फीचर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉइल। सो एलुवियल सॉइल इज फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्ट प्लेन। The main features of this type of soil are as follows, और हम पूरा डिटेल में बोलेंगे कि alluvial soil is found in the eastern coastal plain, is particularly in the deltas of Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri. And the main features of this soil are as follows. First, the alluvial soil consists of various proportions of sand, silt and clay. Second point, these soils are very fertile. Due to its high fertility, regions of alluvial soil are intensively cultivated and densely populated. And third, these soils contain an adequate proportion of potash, phosphoric acid and lime which are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereals and pulses. Okay,
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल द सॉइल इरोजन इन द हिली एरियाज। अब हिली एरियाज में जो सॉइल इरोजन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सॉइल इरोजन मतलब जो वहाँ की मिट्टी धीरे धीरे वहाँ से निकल कर बह जाती है, उससे रुकने के लिए हम क्या करते हैं। तो द सॉइल इरोजन इन द हिली एरियाज कैन बी कंट्रोल्ड बाय टेकिंग स्टेप्स एज मेंशन बिलो। तो यहाँ पर ये जो कुछ स्टेप्स हैं, द स्टेप्स आर, पहला है कंटूर प्लॉइंग। कंटूर प्लॉइंग, प्लॉइंग along the contour line can de-accelerate the flow of water down the slope. This is called contour plowing. तो contour plowing में क्या होता है, हम along the contour, along the slope जो है हम vegetations grow करते हैं, and ये vegetations के grow करने से जो पानी का flow होता है okay in the downward area वो slow हो जाता है, and इसकी वजह से soil का erosion रुकता है। तो पहला है contour plowing. Contour plowing, plowing along the contour lines can de-accelerate the flow of water down the slope. This is called contour plowing. Second is terrace cultivation. Terrace cultivation, the steps can be cut out of slope making terraces. Terrace cultivation restrict erosion. Steps can be cut out on the slope making terraces. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, टेरेस कल्टिवेशन में हम जो स्लोप होती है, हिल की जो स्लोप होती है, वो स्लोप में हम क्या करते हैं, हम टेरेस कट करते हैं, फ्लैट एरियाज एक तरह से कट करते हैं, और वहाँ पर हम टेरेस कल्टिवेशन करते हैं, जिसकी वजह से इरोजन रिस्ट्रिक्ट होता है। एंड थर्ड है स्ट्रिप क्रॉपिंग. स्ट्रिप क्रॉपिंग, लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स. स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स. दिस ब्रेक अप द फोर्स ऑफ विंड. दिस इज स्ट्रिप क्रॉपिंग. तो स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या होता है कि जो लार्ज एरिया है, द लार्ज एरिया इट कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स. हम लार्ज एरिया को क्या करते हैं, स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं. स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स. स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स. अब क्रॉप्स के बीच में जो स्ट्रिप्स हैं वहाँ पर हम ग्रास को ग्रो करते हैं. दिस ब्रेक्स द फोर्स ऑफ विंड एंड दिस इज कॉल्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग. तो ये क्या करते हैं, ये जो ग्रास हमने ग्रो किए हैं ये हवा की स्पीड को कम कर देते हैं, और इस वजह से जो सॉइल इरोजन है वो प्रिवेंट होता है. तो यहाँ पर व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल द सॉइल इरोजन इन हिली एरियाज. सो द सॉइल इरोजन इन हिली एरियाज कैन बी कंट्रोल्ड बाय टेकिंग स्टेप्स एज मेंशन बिलो. फर्स्ट, कंटूर प्लॉइंग. Plowing along the contour line can de-accelerate the flow of water down the slope. This is called contour plowing. Second, terrace cultivation. Steps can be cut out of the slopes making terraces. Terrace cultivation restrict erosion. And third, strip cropping. Large field can be divided into strips. Strips of grass are left to grow between the crops. This breaks up the force of wind. This is called strip cropping. Next, what are biotic and abiotic resources? Give some example. So biotic resources and abiotic resources. Biotic मतलब जो हमें प्लांट या एनिमल ओरिजिन से मिलता है, अबायोटिक जो हमें नॉन लिविंग से मिलता है, या फिर हम कह सकते हैं बायोटिक मतलब जो हमें लिविंग से मिलता है, अबायोटिक जो हमें नॉन लिविंग से मिलता है. सो बायोटिक रिसोर्सेज these are resources that are obtained from biosphere. So biotic resources we are getting from biospheres. These resources have life and the examples are plant, animal, fish, human being, livestock etc. तो जो बायोटिक है उसमें लाइफ होती है, एग्जाम्पल हमने प्लांट, एनिमल, फिश ये सारे दे दिए. तो बायोटिक रिसोर्सेज these resources are obtained from the biosphere. Second, these resources have life and the examples of these resources are plant, animal, fish, human being, livestock etc. Second, abiotic resources. So these resources are composed of non-living things. Abiotic resources किससे बने होते हैं? These resources are composed of non-living things. Examples are water, mineral, metal, wind, solar energy etc. Okay. इनके एग्जाम्पल क्या है? इनके एग्जाम्पल है वाटर, मिनरल, मेटल, विंड, सोलर एनर्जी एक्सेट्रा. ओके, सो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे टेक्स्ट बुक में जो 30 वर्ड्स के लिए पूछे जाते हैं. तो यहाँ पर हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं और कुछ 30 वर्ड क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस किए हैं. आई होप कि ये जो 30 वर्ड्स में क्वेश्चंस हैं ये आपने समझे हैं, आप इसे याद कर सकते हैं. तो ठीक है, यहीं पर हम क्लास को एंड करेंगे और अगली क्लास में मिलेंगे तो हम कुछ और ब्रीफ डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे. So thank you for being with me in this particular class. I hope you have learned all the question and answer what we discussed in this class.